हेलो मैम, हेलो सर। सर मेरा मतलब आप सभी से ये सवाल है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने में। जैसे मैंने ग्रेजुएशन में करा हिस्ट्री ऑनर्स, पर फिर जब ऑप्शनल चूज़ करने की बारी आई तो मेरे को लगा कि हिस्ट्री का तो बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है, तो मुझे थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो मैंने सोशियोलॉजी का, क्योंकि उसका सिलेबस भी थोड़ा कम था, तो वो चूज़ किया। तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मतलब ग्रेजुएशन में जैसे आपने तो वही लिया, तो कितना बेनिफिट वो प्ले करता है, मतलब होता है ऑप्शनल में वही चूज़ करना चाहिए या अलग भी कर सकते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। मेरा ऐसा है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा बीकॉम ऑनर्स रहा है ग्रेजुएशन में। तो मैंने जब अपना ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था तो एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे ही थोड़ा रखा था, क्योंकि उसमें मैस्लो की और टेलर की थियरीज थी, वो मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिखी। तो मुझे लगा हाँ ये ऐसा ऑप्शनल है शायद जिसमें मुझे कम टाइम लगेगा और पढ़ा हुआ है। तो मेरे केस में तो उल्टा हुआ कि मुझे वो ऑप्शनल्स फिर बाद में जाके बहुत डल और बोरिंग लगने लगा, कि मुझे लगा कि नहीं इसको तो मुझे इतना थियरी में नहीं लिख पाऊंगी, ऐसा मेरे मन में चलता था। तो मेरे केस में तो मैंने बिल्कुल ही स्विच कर दिया, बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी पे चली गई। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो आई थिंक जो आपका बेसिकली आपको इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में आता है आप उस हिसाब से, और वही मार्केट में आप देखोगे जब आप ट्रेंड एनालिसिस करोगे कि कौन सा ऑप्शनल स्कोरिंग जा रहा है और किस में आप अच्छे से लिख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें, और जिसका सिलेबस कॉम्पैक्ट है, जिसके नोट्स ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाएं, तो इन चीज़ों के बेसिस पे आई थिंक आपको अपना ऑप्शनल का वो करना चाहिए, क्राइटेरिया रखना चाहिए। मेरे हिसाब से भी जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना, उसका और ऑप्शनल का रिलेशनशिप बस यहीं तक है कि क्या मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑलरेडी कुछ सिलेबस कवर कर रहा है या नहीं। क्योंकि अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑलरेडी सिलेबस कवर कर रहा है तो बस वो आपकी ये हेल्प कर रहा है कि हाँ थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर आप यूपीएससी की जर्नी की बात करें तो उसमें आई थिंक एजुकेशनल बैकग्राउंड और ऑप्शनल को इतना हमें इंटरलिंक नहीं करना चाहिए। हमें ये, क्योंकि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो हमें सिलेक्शन के लिए ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा पेपर स्कोरिंग है और कौन सा सिलेबस ऐसा है जो मेरा टाइम बचाए ओवरऑल। फॉर एग्जांपल अगर आपका मैथ्स ऑप्शनल रहा है, 3 साल आपने मैथ्स पढ़ी है, बट आपको लग रहा है जो मैंने मैथ्स पढ़ी है उसका सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस तो डिफरेंट है, उसके लिए मुझे दोबारा से सारी मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, जो अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, अलग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जीएस भी मुझे कवर करना है। तो ये सारे खेलना टाइम पे आ जाता है कि हाउ मच टाइम यू हैव। तो आपका ऑप्शनल सिलेक्शन शुड बी बेस्ड ऑन द टाइम दैट यू हैव कि और इंटरेस्ट। तो मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड से इतना वो नहीं लेना, लोड नहीं लेना कि मेरा सेम था तो अब यही लेना है। या जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर ऑप्शनल, तो इंटरव्यू में वो पूछेंगे कि भाई डिफरेंट चूज़ क्यों किया, क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं था। तो आई थिंक इसका कुछ मेजर रोल नहीं आता, इंटरव्यू के मार्क्स पे भी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता। इंटरेस्ट वाली बात है और सबको पता है सिलेक्ट गोल इज सिलेक्शन होना। तो उसके लिए जो सही लगा, जो सीनियर्स ने गाइड करा, वो आप ले सकते हैं। कुछ एज सच कुछ इंटरलिंकेज बना के रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आई थिंक दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि ऑलरेडी बताया गया है कि कितना टाइम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ऑप्शनल के लिए। तो अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड उसी में था तो आपको ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा, लेकिन फिर ये भी देखना है कि कितना इंटरेस्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था सेम टू सेम वही सिलेबस होगा। सिलेबस उसके बियॉन्ड भी जाएगा, और क्या आपको पढ़ के वो रिटेन हो पा रहा है, क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो अपने आंसर्स में, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ग्रेजुएशन में ही वो चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, मान लो कई लोग ग्रेजुएशन बस ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, होता ही है कि बस पढ़ लिया, क्लासेस ले ली और मार्क्स आ गए, क्योंकि मार्क्स लाना इतना मुश्किल नहीं है ग्रेजुएशन में, है ना। तो अगर वैसा ही था फिर तो कोई मतलब ही नहीं है कि सेम ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट चलाओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट ही है, क्योंकि डेप्थ में पढ़ना है और उसको वो तुम्हारे आंसर्स में रिफ्लेक्ट भी होना ही चाहिए। तो अगर आपको ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको परस्यू कर सकते हैं, और नहीं है तो फिर चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑप्शनल की वैरायटीज़ दे रखी है ऑलरेडी यूपीएससी में, तो वो इसीलिए दी है कि आप अपना इंटरेस्ट चूज़ करो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिमा है। मैम मुझे तृप्ति मैम से पूछना था कि मैम जब हम मान लीजिए मैंने एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिया, तो फिर उसे स्ट्रैटेजाइज कैसे करें, कब उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कब कम पढ़ना चाहिए, और शुरुआत कैसे करें, इसके बारे में थैंक यू। जब आपने ऑप्शनल चूज़ कर लिया तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पूरा 1 साल है तो स्टार्टिंग के 6 महीने तो ऑप्शनल पे जाएंगे, प्रॉपर 6 घंटे आप ऑप्शनल पे दीजिए, 6 घंटे में बाकी का जीएस करिए। और कैसे, पहले फर्स्ट रीडिंग की, फिर उसके बाद थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर आप नोट्स बनाएंगे उसके। तो फिर उसके बाद में फर्स्ट रीडिंग के बाद तो एक बार तो पहले प्रीवियस ईयर्स देख लीजिए, फिर फर्स्ट रीडिंग के बाद प्रीवियस ईयर्स करिए, फिर सेकेंड रीडिंग तक आते आते 1-2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट आई थिंक करना शुरू कर देना चाहिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर इसको कब तक करना चाहिए, जब तक आई थिंक मैंने जो अपने लिए किया था तो 5-6 महीने जब मेरे बचे थे प्री से पहले, तो मैंने फिर ऑप्शनल बंद कर दिया था।
क्या होता है कि फिर उस पर आप प्री पे फोकस करना होता है, क्योंकि प्री बहुत डाइसी है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। प्री नहीं होगा तो आप ऑप्शनल कैसे लिखोगे? बट अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे तो आपको प्री के टाइम पे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जब आपका क्लियर रहता है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बिल्कुल नया कुछ चीज़ करनी है। तो इसको ऐसे स्ट्रैटेजाइज करो कि जब प्री का टाइम नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे ऑप्शनल के लिए आप कम टाइम दोगे, और जब आपके पास टाइम है प्री से बहुत पहले, तब आप ऑप्शनल पे ज़्यादा टाइम देके इसको करो। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ना आप अपने माइंड में ये रख लो कि प्रीलिम्स के बाद मेरा ऑप्शनल का ऐसा सीन हो जाए कि मेरे सारे नोट्स तैयार हों। मतलब प्रीलिम्स के बाद मुझे कुछ नहीं करना, बस नोट्स को रिवीजन करना है और फिर अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है ऑप्शनल की। और वही जो मॉडल आंसर्स आएंगे या टॉपर कॉपीज जो मैं और पढ़ूंगी, वहाँ से वैल्यू एडिशन के अपने और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ऐसे ना अपने माइंड में ना स्लैब्स बना लो कि दिसंबर तक मेरा ऑप्शनल का सिलेबस और नोट्स कंप्लीट हो जाए। फिर दिसंबर के बाद जनवरी से मई तक मैं प्रीलिम्स का पढ़ूंगी। मई के बाद मैं बस अपने नोट्स रिवाइज करूँगी। मतलब ऐसे स्लैब्स बन जाएंगे तो स्ट्रैटेजाइज करने में थोड़ा और हेल्प होगा। और एक और चीज़, एक वीक का गैप मिलता है, जैसे जीएस के जब एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं और फिर एक वीक का गैप होता है, तो आपके जो फाइनल नोट्स हैं ना, वो इतने कंसाइज होने चाहिए कि आप उस एक वीक में 2 बार आप उसको रिवाइज कर लो और साथ में टॉपर कॉपीज़ भी पढ़ लो। तो इतना आपका दिसंबर तक इतना चीज़ आपका कवर हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो बचे हुए जो 2.5 से 3 महीने होते हैं, उसमें आप इतना टाइम निकालो कि वो नोट्स आपके ज़रूर कंसाइज उतने बन जाएँ, क्योंकि फिर ऑप्शनल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, जैसे कि पता ही है आपको। तो इस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा।